भारत में लगातार आबादी तो बढ़ती जा रही है। हम किस प्रकार से 36 करोड़ आबादी से आज 140 करोड़ आबादी की ओर अग्रसर हैं और यूनाइटेड नेशन के नए आंकड़ों के मुताबिक हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में पाकिस्तान की संसद ने आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित एक एक्ट पारित किया है। वहीं देखिए रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रसिया भी आतंक फैला रहा है यूक्रेन में और फिर यूक्रेन के द्वारा की गई कार्रवाई से भयभीत भी है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आकार IAS पर। उम्मीद है आपको लगातार चल रही हमारी एक नवीन सीरीज मेंस की राह बेहद पसंद आ रही होगी, क्योंकि मेंस प्रिपरेशन में करंट अफेयर के पोर्शन को कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ का पोर्शन हो या फिर यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर हो, इन सभी में करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। क्वेश्चन फ्रेमिंग आयोग इस प्रकार से करता है कि जैसे उसके पीछे कोई न्यूज़ चल रही हो या फिर किसी न्यूज़ की प्रेरणा रही हो, उसी पे आधारित होकर के एक नए इनिशिएटिव के साथ हम मेंस की राह और नज़रिया मेंस का उत्पन्न करने के लिए ये सीरीज प्रत्येक दिन चला रहे हैं, जिसमें आप अपने माइंड मैप को बना करके अपने ब्रेन को इतना ट्रेन करते हैं कि आखिर कैसे हमें न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना है और कैसे हमें उस न्यूज़ को हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करना है। तो ऐसा ही एक न्यूज़ हिंदी माध्यम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो है जनसत्ता। उसी पर आधारित ये पूरी सीरीज चलाई जा रही है और नज़रिया मेंस का उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स के पोर्शन को ले करके या फिर एक न्यूज़पेपर को देख करके अगर आपका नज़रिया नहीं उत्पन्न हो रहा है मेंस के लिए, आप गाय और भैंस वाले न्यूज़ में, राजनीतिक वाले न्यूज़ों में लगे हुए हैं, या फिर कौन किसको लेकर के भाग गया और कौन कहां से चली आई, इसमें उलझे हुए हैं, तो फिर आप मेंस का नज़रिया उत्पन्न ना करके अखबार के चाटुकारिता और अखबार के मसालों पे ध्यान दे रहे हैं। जबकि आपका एज एस्पिरेंट ऐसा कोई भी न्यूज़ जब आप अखबारों में देखें तो तुरंत काट दें उसको, बिल्कुल पढ़ करके अपना समय बर्बाद ना करें। तो आइए नज़रिया मेंस का उत्पन्न करते हैं डेली न्यूज़ पर आधारित माइंड मैप ट्रेन योर ब्रेन। इसमें आपको मेंस की राह, संपादकीय चलो परिभाषा ढूंढें, इंपॉर्टेंट एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, योजनाएं और बिल्स, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैप के साइट्स मिलेंगे आपको, और एस्से कोटेशन मिलेगा और उसको यूज करने का नजरिया भी आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देख रहे हैं आप कि समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया किसने? केरल विधानसभा ने। एक करंट अफेयर और है, जल्द ही केरल का नाम बदल करके केरलम होने वाला है, ठीक है, इस पे भी फोकस करिएगा। तो समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो सबसे पहली बात हो जाती है जो शब्दावली निकल के आती है समान की, यानी समान यानी सेम होना, एक जैसा होना। नागरिक यानी उस देश के समस्त लोग जो 18 वर्ष के ऊपर हो चुके हो। नागरिकता पूर्ण रूप से जन्म के आधार पे भी होती है, लेकिन एक वयस्क नागरिक हो वो, ठीक है। संहिता, संहिता मतलब ऐसा कानून, ऐसा नियम जो सबके लिए समान रूप से प्रयोग हो, चाहे वो सामाजिक अर्थ में हो, आर्थिक अर्थ में हो या राजनीतिक अर्थ में, ये सभी मिल करके एक देश एक कानून की तरफ इशारा करते हैं और इसी को समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसके बनाने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलता है, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य को प्रेरित करता है कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगी। तो उसी पे आधारित ये प्रश्न बनाया गया है आपके लिए, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि समान नागरिक संहिता क्या है। इसके बारे में आपको बताना है। पहला पॉइंट क्या है
क्या है, ये की पॉइंट है। यानी समान नागरिक संहिता के बारे में आपको एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन की देनी है। फिर इसके अगला पोर्शन है इसमें कि इसके अब तक लागू न हो पाने के कारणों की चर्चा करें। चूंकि हम अभी पहले ही डिस्कस किए कि भारत के संविधान के भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है और ये मूल संविधान का पार्ट है। यानी जब संविधान 1949 में फाइनल हुआ और 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो गया, तो उस वक्त से लेकर के आज तक ये भारत के संविधान का हिस्सा है, लेकिन अभी तक इसको पूरे तरह से लागू नहीं किया जा सका है। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं कि अब तक इसको लागू नहीं किया जा सका है, और विभिन्न अन्य दल जो केंद्र सरकार में जो सत्ता चल रही है, जिस पार्टी की, उससे अलायंस नहीं रखते हैं, वो निंदा प्रस्ताव या फिर इसके खिलाफ में भी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया जा रहा है? इसके लिए कई सारे पॉजिटिव और निगेटिव तर्क दिए जा सकते हैं। कई सारे तर्कों को आप यहां भी देख सकते हैं, और इसी समान नागरिक संहिता से रिलेटेड संसद टीवी पे डिस्कशन मिला हुआ है, कई सारे डिस्कशन आए हुए हैं। तो संसद टीवी पे जाकर के आप समान नागरिक संहिता जाके देखें उस पूरे डिस्कशन को। बड़े बड़े लोग वहां आकर के डिप्लोमेट्स हो या विशेषज्ञ हो, डिस्कशन करते हैं। तो उससे जो मूल मंत्र निकले, पॉइंट निकले, उसको नोट करें और फिर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। चूंकि हमारी ये सीरीज माइंड मैप पे आधारित है, इसलिए हम हर चीज बता करके आपके दिमाग को बाधित नहीं करेंगे, बल्कि आपको प्रेरित करेंगे कि आप तलाश करें कि कहां से हमें ढूंढना है और कैसे मेंस का नजरिया उत्पन्न करना है। ये न्यूज अगर आप पढ़ते होंगे तो आपकी नजर से भी गुजरी होगी 9 अगस्त के पेपर में, जनसत्ता में, लेकिन आपने एक अमूमन खबर मान ली और हम संस्था वालों ने इसके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ठीक है, तो यही नजरिया आपको पैदा करना है। हर एक न्यूज को जब देखें तो वहां से क्या प्रीलिम्स के फैक्ट निकल सकते हैं और क्या मेंस के। तो मैंने प्रीलिम्स का फैक्ट बता दिया आपको कि भाग 4 में है, डीपीएसपी में है और आर्टिकल 44 में है, और ये मूल संविधान का पार्ट है। ठीक है, और फिर फाइनली इसमें डिस्कशन आपको करना है। अगला एडिटोरियल आया था, लचर भंडारण से सड़ता अनाज। भारत में कहा जाता है जिस प्रकार से कानून और योजनाओं की कमी नहीं है, बल्कि उनके क्रियान्वयन यानी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, यानी क्रियान्वयन की इतनी व्यापक कमी देखने को मिलती है कि कई बार तो बड़े से बड़ी योजनाओं पे सरकारें उसके ऐड पे करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, और इस प्रकार से योजना का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया जाता है कि जैसे वो पूरी आमूल चूल परिवर्तन ही कर देगी। लेकिन बाद में जब कई सारी कमेटियों की रिपोर्ट आती है या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कई सारी योजनाओं पे रिपोर्ट देता है मंत्रालयों पे, तो पता चलता है कि अगर एक मंत्रालय को वार्षिक रूप से 100 रुपए दिए जाते हैं तो वो 100 रुपए में सिर्फ 25 से 50 रुपए खर्च करता है, बाकी 50 रुपए वापस भारत सरकार की संचित निधि में वापस चला जाता है। यानी जो आवंटन किया जा रहा है उस आवंटन का सही प्रयोग नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में लगातार आबादी तो बढ़ती जा रही है। हम किस प्रकार से 36 करोड़ आबादी से आज 140 करोड़ आबादी की ओर अग्रसर हैं, और यूनाइटेड नेशन के नए आंकड़ों के मुताबिक हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हम विश्व में जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान रखते हैं, लेकिन आज भी भारत में बहुआयामी गरीबी और कुपोषण की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, अमूमन साल भर में 10, 15, 20, 50 ऐसे न्यूज अखबारों में जरूर देखने को मिलते हैं कि किसी गरीब महिला को राशन प्राप्त नहीं हुआ, या फिर उसे अनाज की उपलब्धता न होने के कारण या कर्ज में दब जाने के कारण उसके पूरे परिवार ने या तो जहर खा लिया या फिर आत्महत्या कर ली। और फिर सरकारें तत्पर होती हैं कमेटियां बनाने के लिए, और कमेटी बना करके वापस से क्या करती हैं, एक नए तरीके का शगुफा
फैलाती हैं कि हम ये करने वाले हैं, और फिर कमेटी की सिफारिश ठंडे बस्ते में चले जाती है। इसी पर किसी एक साहित्यकार ने भी कहा था कि मालूम तो किया है मगर खुदकशी के बाद रोटी ने उस गरीब का घर छोड़ दिया है। हमारे वहाँ जब भी मालूम किया जाता है तो किसी की हत्या, आत्महत्या या फिर उसके संकट से उबर जाने के बाद पता किया जाता है कि संकट के कारण क्या थे। संकट आने से पूर्व अगर पता कर लिया जाए तो काफी बेहतर होता, आपदा पूर्व प्रबंधन। उसी में एक कॉन्सेप्ट ये है कि भारत में अनाजों की व्यापक उपलब्धता है, लेकिन आज भी भारत के अनाज का जो भंडारण होता है एफसीआई की गोदामों में, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, इस एफसीआई के गोदामों में आज भी खुले वातावरणों में अनाजों की बोरियों को रखा जाता है और लाखों करोड़ों टन अनाज प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। और वहीं गांव में रहने वाली एक महिला अपने बच्चों को भूखा देखते देख परेशान होकर जहर खा के मर जाती है। उसी व्यवस्था पे कटाक्ष करते हुए ये आर्टिकल है कि भारत में किस प्रकार से अनाजों का अपव्यय होता है और किस प्रकार से आज भी हम भारतीय अपने आप को शिक्षित तो बताते चले जा रहे हैं, लेकिन शादियों के बारे में अगर बात की जाए तो भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों शादियां होती हैं और उन लाखों शादियों में किस प्रकार से प्रत्येक प्लेट में कितने अनाज बर्बाद होते हैं, इस पे चर्चा कम ही की जाती है। अगर शादियों में अनाजों का अपव्यय रुक जाए तो न जाने कितने करोड़ लोगों को भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो उसी पे आधारित एक प्रश्न बनाया गया है कि खाद्यान्न संकट से आप क्या समझते हैं। भारत में खाद्यान्न अपव्यय पर भी प्रकाश डालिए। तो खाद्यान्न अपव्यय का एक उदाहरण तो यहाँ मैंने आपको दे दिया कि एफसीआई की गोदामों में क्या होता है, भंडारण सुविधा जो है वो खुले आसमान में है। जब बारिश होती है तो वहाँ पे सारे अनाज सड़ जाते हैं या फिर रखे रखे उनमें घून वगैरह लग जाते हैं और फिर चूहों का भी सेवन बन जाते हैं सारे अनाज। वहीं दूसरा उदाहरण आपको मैंने दिया कि शादियों में अपव्यय किया जाता है और घरों में भी भोजन अगर आप जितना पर्याप्त खा सकते हैं उतना ना लेकर अधिक लेते हैं और फिर उसको आप डस्टबिन में डाल देते हैं। ये सभी भारत में अनाज के अपव्यय के उदाहरण हैं, उसमें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो परिभाषा ढूंढें। प्लास्टिक प्रदूषण। आज विश्व में प्लास्टिक जिस तरह से धीरे धीरे कहते हैं ना, एक वक्त में कोई आविष्कार चमत्कार हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। प्लास्टिक जब नहीं था तो कैरी बैग की आवश्यकता ने प्लास्टिक का इजाद किया, मनुष्यता के लिए आसानी उत्पन्न की, लेकिन इसी प्लास्टिक की वजह से आज वन्य जीवों पर और मनुष्यता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। ये प्लास्टिक नदी नालों से तैर करके बड़ी नदियों में जाते हैं और नदियों से कट छट करके धीरे धीरे उनके टुकड़े समुद्र तक पहुंचते हैं और समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियों के द्वारा ये फिर वापस से जब मत्स्य उत्पादन किया जाता है तो मनुष्य के पेट और शरीर में पहुंच जाते हैं और इसी को कहते हैं जैव संचयन। ठीक है, जो मनुष्य के एक लेवल से दूसरे लेवल पे, ये जो फूड चैन आप जानते हैं, तो फूड चैन में क्या होता है, ये जो प्लास्टिक के कण होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं और इस प्रकार से मनुष्यता के लिए आज प्लास्टिक एक प्रमुख खतरा बन चुका है। ठीक है, बचपन में हम सभी पढ़ा करते थे एस्से राइटिंग में, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो उसका एक उदाहरण प्लास्टिक भी है कि एक समय के लिए एक आविष्कार अभिशाप भी है और वरदान भी है। संसदीय विशेषाधिकार। कई बार इसका संसद का सत्र जब चलता है तो वर्णन आता है कि संसदीय विशेषाधिकार का हनन किया है। ये आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में देखने को मिलेगा कि क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार। इस पे आप जरूर विश्लेषण करें। स्टार्टअप किसे कहते हैं, सहकारी संघवाद क्या कहलाता है। संघवाद यानी
संघ समूह बना करके रहना, यानी एक मेन सत्ता हो, सेंट्रलाइज्ड हो, और फिर उसके किनारे किनारे भी छोटे छोटे लोग मोतियों की माला की तरह लगे रहें। जैसे भारत का स्ट्रक्चर, केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके चारों तरफ 28 राज्य जुड़े हुए हैं, ये कहलाया संघवाद, यानी एक साथ राज्य और केंद्र सरकार की अवधारणा। लेकिन सहकारी संघवाद क्या होता है? सहकारी संघवाद होता है कि चाहे केंद्र में या राज्यों में किसी भी दलगत प्रणाली की सरकार हो, विचारधारा की सरकार हो, लेकिन वो अलग अलग दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके सहकारी, यानी एक दूसरे के साथ सहचर का व्यवहार करना, एक दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति देखना और फिर राष्ट्र की उन्नति देखना, समाज की उन्नति देखना, यही सहकारी संघवाद कहलाता है। यानी केंद्र और राज्य सरकार मिल करके काम करें और फिर राष्ट्र की उन्नति हो सके। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति क्या होती है? रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, बैंक, ठीक है, एमएसएफ, ये सब पता करिए। सकल गेमिंग राजस्व क्या है? अभी नया टर्म आया है, ये वित्त मंत्री ने बोला है। बागवानी कृषि क्या है, कैसे की जाती है, भारत में कहां कहां बागवानी कृषि की जा रही है और विश्व में बागवानी कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, इसके बारे में पता करिए। अगला है वर्ल्ड इंपॉर्टेंट साइट्स, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड पोर्शन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो कचातीबू द्वीप चर्चा में था, लिपुलेख दर्रा चर्चा में था, यहाँ भूस्खलन हुआ है। जोहानिसबर्ग, हाल ही में यहाँ पे अब ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में जावा द्वीप, तस्मान सागर और बाल्टिक सागर, ये सभी चर्चा के विषय बने हुए हैं कुछ दिनों से। यहाँ इंपॉर्टेंट एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, योजनाएं और बिल्स के बारे में है। तो प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ब्रिक्स समूह, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपिडा बोलते हैं इसको। इन सभी में जो आपको पता करना है, इसकी स्थापना कब हुई, इनके मेन डायरेक्टर कौन होते हैं, इनका क्या काम है, किस मंत्रालय के तहत आता है, ये किस तरह से भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और साइंटिफिक उन्नति में इनका योगदान है, ये सभी चीजें आपको इस आधार पे पता करनी है, ठीक है। अगला है एसे कोटेशन, जो व्यक्ति दूसरे लोगों में आतंक पैदा करता है वह दरअसल खुद लगातार भय से ग्रसित है। ये किसने कहा है? क्लॉडियन ने कहा है। क्लॉडियन एक दार्शनिक हैं, उन्होंने इस बारे में बताया है। तो अगर हम वर्तमान में इस कोटेशन को जोड़ना चाहें तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर यह कोटेशन बिल्कुल फिट बैठता है। अगर हम ये कोटेशन यहां से शुरू करें कि अगर हमें ऐसे देखने को मिले भविष्य में भारत पाकिस्तान का रिश्ता, तो इसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिखते हुए वर्तमान तक पहुंचेंगे। तो जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करेंगे तो शुरुआत करेंगे इस कोटेशन से और हाल की एक घटना का जिक्र करेंगे कि हाल ही में पाकिस्तान की संसद ने आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित एक एक्ट पारित किया है। क्यों किया भाई? हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का वित्तपोषण करने वाला देश है, वो इसका इनकार करते रहा। तो अब वित्त पोषण को समाप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने ही वहां विधेयक ला रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी धरती पे आतंकवाद पनप रहा है। तो इस प्रकार से जब हम ये कोटेशन देंगे कि जब आप दूसरे लोगों में, अब ये व्यक्ति कौन है, यहाँ सिर्फ व्यक्ति का मतलब इंसान नहीं है, यहाँ व्यक्ति कोई संस्था भी हो सकती है, यहाँ व्यक्ति कोई देश भी हो सकता है, यहाँ व्यक्ति एक समूह भी कहलाएगा, ठीक है। तो एक समूह, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र जब दूसरे के प्रति आतंक फैलाने का प्रयास करता है तो वो स्वयं भी भयभीत रहता है। दूसरा एग्जाम्पल, ये पाकिस्तान हमेशा भारत को आतंक से परेशान करता है लेकिन स्वयं भयभीत है। कभी मस्जिद में बम फट गया, 10 लोग गए, नियत बांधी, खत्म, समाप्त हो गए। वहीं देखिए रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रसिया भी आतंक फैला रहा है यूक्रेन में और फिर यूक्रेन के द्वारा की गई कार्रवाई से भयभीत
भयभीत भी है। तो ये सभी चीजें आपको कैसे जोड़नी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक रूप से, ये आपको कोटेशन से मदद मिलती है। ठीक है, चलिए अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज क्या क्या रहे। भरोसे की निगरानी, सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा को लेकर व्यवस्था दे दी है और उन्होंने क्या किया है, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो इन सब चीजों की जांच करेंगे। ठीक है, अगला है बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, ऐसा करने वाला राजस्थान पहला है अमूमन। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये संदेश जाना चाहिए भारत के समाज में कि अगर आप महिला उत्पीड़न करेंगे, यौन शोषण करेंगे, तो किसी भी प्रकार की सरकारी ही नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी पर भी बैन लगना चाहिए। ठीक है, ताकि ये अपराध न कर सकें। लेकिन हाँ, इसमें एक नैतिक कृत्य ये भी आता है कि यदि अगर उसने किया है और वो स्वीकार कर लेता है, उसको जो भी सजा मिलती है उस सजा के बाद वो अगर बेहतर इंसान बनना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ एक अंश सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध के लिए किसी भी प्रकार की क्षमा तो उचित नहीं होती है। इसलिए भारत सरकार ने भी, आपने देखा होगा लगातार, कि पॉस्को एक्ट में संशोधन किए ताकि इस जघन्य अपराध के लिए मैक्सिमम सजा दी जा सके। फिर यहाँ है, जरूरत पड़ी तो रक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 5 से 6% खर्च किया जाएगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और ये कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक पे किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयकों को मंजूरी मिल गई है, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और एक और है आपका राष्ट्रीय परिचर्चा एवं प्रसूति विद्या आयोग। फिर है, लाल किले पर मौजूद रहेंगे अमेरिकी सांसद, 2 अमेरिकी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे, एक रो खन्ना है और एक माइकल वॉल्ट्स हैं। ये दोनों 15 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे होंगे राष्ट्र को, तब ये दोनों भी वहां मौजूद रहेंगे। मणिपुर के जवाब में महाभारत, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं विपक्ष में आपस में अविश्वास है, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। भविष्य में भी भारत के समक्ष उठाएगा मानवाधिकार का मुद्दा। अमेरिका का विदेश मंत्रालय का विभाग कह रहा है कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे कुछ बातें हो रही हैं, ये ईसाइयों पर जो तरह तरह के न्यूज निकल के आते हैं उनके लिए इस पे कंसर्न लेते हुए विदेश विभाग ने एक बात कही है। तो आईआर रिलेशनशिप में भारत के आंतरिक रूप से भी क्या चल रहा है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे काफी प्रभाव डालता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है ब्रिक्स का सम्मेलन। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप आकार आईएएस ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और सफलता हासिल करना चाहते हैं इस सिविल सेवा में, तो संपर्क करिए हमारे दिए गए नंबर 9129033494 पे और जुड़िए हमारे कई सारे शानदार इनिशिएटिव से और बैचेस से, ताकि आप भी अपने सपने को पूरा कर सकें। देखते रहिए आकार आईएएस। जय हिंद।